नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड इंग्लिश ऑनर्स द वर्ल्ड आफ्टर हिस्ट्री 1945 है। दोस्त हमारा ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। आप ठीक से समझ रहे हैं इसको। ये हमारा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर आ जाता है क्योंकि वर्ल्ड आफ्टर 1945 है। तो 1945 के बाद जो जो इंसिडेंट हुए हैं हमें ये तो समझना ही है, लेकिन जो भी घटनाएं होगी उसका हमें पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना होगा जो कि 1945 से पहले भी हुआ है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो पहले कोविड के टाइम में जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस जो आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बिहाफ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है। इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो वो है शीत युद्ध के कारणों और इसके अलग अलग जो फेजेस हैं, जो चरण है, उसकी चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, और कोल्ड वॉर पे 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था इसके मैंने ना जाने कितनी सारी वीडियोस दोस्तों बना रखी है। मुझे लगता है कि आई होप आप सबने सारी वीडियोस मेरी देख रखी हो। अगर फॉलो करते हो मेरे को आप, तो मेरी सारी वीडियोस आपने देखा हो। ये देखिए कोल्ड वॉर में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शीत युद्ध का कारण, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको मेरी कोल्ड वॉर के ऊपर। एक नहीं, बहुत सारी वीडियोस है कोल्ड वॉर। वर्ल्ड आफ्टर 1945 की जो वीडियोस, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे रखा है। बाकी कोल्ड वॉर के जितने वीडियोस है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस है वो भी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1945 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जो कि 1991 में ख़त्म हुआ। एंड सोवियत यूनियन और अमेरिका यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ, इसका भयानक परिणाम हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि दोस्त, जिसको यूएसएसआर कहते थे, वो 15 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और एक बनकर रसिया निकला। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीधी तो पढ़ना, जिसमें डायरेक्टली गोले बारूद से लड़ाई नहीं हुई है। ये एक विचारधाराओं की लड़ाई थी, पूंजीपति और साम्यवादी, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवादी में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों के बीच में ये जो झगड़ा हुआ, इनमें जो लड़ाई चली, इसकी जीत किसकी हुई, क्यों हुई, इसकी पूरी घटना मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है। किस तरीके से कैपिटलिज्म जीत गया, कैपिटलिज्म जीता दोस्त, और जो कम्युनिज्म है वो हारा। और इसके काफ़ी सारे रीजन्स रहे, इसको मैंने अपने वीडियो में चर्चा की है। मतलब इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग जो हुई है फेजेस, वो 1945 से तो मानी जाती है, लेकिन जैसे कि 1962 में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो इसको इससे पहले हमने जो फेजेस में डिवाइड कर दिया है कि अच्छा इस फेजेस में ये घटना हुई, इस फेजेस में ये घटना हुई। तो इसलिए इसके टोटल लगभग कहीं कहीं पे आपको 6 फेजेस, कहीं पे आपको 7 फेजेस मिलेंगे आपको। तो उन सारे फेजेस के बारे में लिखना होता है। फेजेस की मैंने वीडियोस बना रखी है, जो जो वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ मैं। प्लस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन में। मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी वीडियो सेंड कर दूंगा वहाँ पे इस क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका कल ही, और दोस्तों आज रक्षाबंधन के दिन बहुत बिजी शेड्यूल था। प्लस मैंने फिर भी सोचा यार कि नहीं यार, सारी अगर मैंने आपके पेपर करवा ही दिए तो एक पेपर में यार करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो लेट नाइट दोस्त मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन करें। देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 1945 की घटना बतानी है, लेकिन जब हम देखेंगे अपार्थाइड की जो पॉलिसी है अफ्रीका के अंदर, वो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। यानी कह सकते हो आपकी 18, 19, 20 सेंचुरी के अंदर भी देखा गया ये। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता के इस टॉपिक को स्टार्ट करना होगा, और फिर 1945 में जो नेल्सन मंडेला की जो कंट्रीब्यूशन रही है वहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, ये बताऊंगा। अपार्थाइड मतलब जो काले और गोरे में भेदभाव किया गया, हमें पता है। तो उसकी जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर अब जो फ्रांस है उसका राज हुआ करता था। तो फ्रांस के जो लोग थे, यानी कि जो यूरोपियंस लोग थे जो अफ्रीका में आके बस चुके थे, उनको कोलोन कहा जाता था। और ये कोलोन अपने आप को विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स अपने पास रखते थे, और अफ्रीकन लोगों को राइट्स देते नहीं थे। इसी वजह से काले और गोरे में भेदभाव स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये यूरोपियन वाले गोरे चमड़ी के लोग होते, और ये गोरे चमड़ी के लोग वालों ने कालों से बहुत नफरत करनी स्टार्ट कर दी। यहीं से होता है डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग। ठीक है, तो एक सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, इनका भी आपको भी नोट्स दिखाने वाला हूँ, तो आपको टॉपिक और बेहतर समझ में आने वाला है। थर्ड जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके कारण 1989 का, यहाँ पे दोस्त ये नाम जरूर याद रखना आपको, तियानमेन स्क्वायर नरसंहार क्या हुआ, इसके डिस्कस करना है आपको। डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू द, क्या नाम है दोस्त उसका, तियानमेन। ठीक है, एक चाइना के अंदर एक जगह का नाम है, इसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। तो तियानमेन स्क्वायर जो मस्केरे हुआ था दोस्त, एक सरेआम जो हत्या की गई थी 1989 में, इसके घटनाओं का आपको बताना है। तो इसके लिए आप सिंपल गूगल भी कीजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। देखो हुआ क्या कि 1989 के अंदर तियानमेन जो स्क्वायर प्रोटेस्ट हुआ, इसमें काफ़ी सारे लोग खड़े हुए, काफ़ी इसमें स्टूडेंट्स भी खड़े हुए थे। और इस तरीके से देख लीजिए आप, यहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर और करप्शन को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया।
तो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जगह पे इकट्ठे हुए, काफ़ी सारे मतलब कि अगेंस्ट में खड़े हुए। और 15 अप्रैल 1989 से लेकर 4 जून 1989 तक ये चलता है। लगभग 1 महीने 2 वीक्स एंड 6 डेज ये चलता है इसके अंदर। और आप कह सकते हो कि चाइना के लगभग 400 सिटीज़ में ये फैल गया था। और इसकी स्टार्टिंग बीजिंग से हुई थी। क्लियर है यहाँ पे। और इसके कारण क्या थे? कारण ये था कि वहाँ पे जो हो युआंगवेंग है, इसकी डेथ हो गई थी। प्लस इसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये नहीं हो रहा था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए हुआ था, आर्थिक सुधार करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ते जा रही थी, और इससे कि प्राइजेस जब बढ़ती है तो पता है कि गुड्स एंड सर्विस की प्राइस की वजह से इकोनॉमी का भट्टा पूरा बैठ चुका था। लोगों की हालत ख़राब थी, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, महंगाई बढ़ चुकी थी यहाँ पे। ठीक। एंड पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का राज है 1949 से ही हम देखते आ रहे हैं। एंड नेपोटिज्म है यहाँ पे, यानी कि वंशवाद बहुत ज़्यादा था। एक ही वंश के सभी लोग पॉलिटिक्स के अंदर थे, और आम लोगों को इसमें जगह नहीं मिलती थी, तो इसको लेकर भी ये किया गया था। ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो डेमोक्रेसी की डिमांड की जा रही थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर मेन इसके ये अगर आप इसका आंसर लिखते हो तो तियानमेन के अंदर जो ये नरसंहार हुआ, जो हुआ मतलब कि जो आंदोलन हुआ ये, तो इसके मेन मेन कारण मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये आंदोलन ये हो रहा था, तो उस टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया कि जितने भी आंदोलनकारी थे उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया गया। अब इस वाली इमेज को देखिए, ठीक से समझ में आ जाएगा। मतलब कि दोस्त इतना मतलब कि एक इंसानियत मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रहा कि क्या घटना थी वो। जब हम कॉलेज के टाइम हुआ करते थे तो हमारे टीचर्स ने हमें पूरी इस घटना के बारे में बताया था, बिल्कुल विजुअल तरीके से। और दोस्त हम उस टाइम हिल गए थे पूरी। बहुत मतलब कि दर्दनाक घटना थी। सोचो ज़रा, अगर आप एक स्टूडेंट्स हो और आप अपनी स्टूडेंट्स की डिमांड के लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हो, और आपके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, बुलडोजर चढ़ा के आपको जान से मार देती है, तो आपके परिवार वाले और उस देश के लोगों को कैसा लगेगा। और यही सेम घटना 1989 के अंदर होती है। काफ़ी सारे लोगों को बुलडोजर से चढ़ाकर मार दिया गया था। तो चाइना की ये जो आंदोलन थी 1989 की रेवोल्यूशन, काफ़ी मतलब कि दुनिया में चर्चा हुई, और इसका काफ़ी मतलब कि विरोध भी किया गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वो है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ये। और इसके अलग अलग डायमेंशंस कौन कौन। देखो, वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल और कल्चर, ये चारों अगर रिलेशन बनाती है बिना किसी रोक टोक के, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करती है, तो इसमें कोई रोक टोक ना हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एक कंट्री का दूसरे ग्लोब से, यानी कि इस धरती के ऊपर जो दूसरे देश है उनके साथ अपने रिलेशन बनाना, आर्थिक रिलेशन बनाना है ना, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन बनाना, बिना किसी रोक टोक के, बिना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन वो ट्रेड कर सकते हो। वो 1989 में जब चाइना में ये सब हुआ तो काफ़ी रिफॉर्म भी हुआ था उसका। और हमें पता है कि किस तरीके से 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो हमारी जो पॉलिसी हुआ करती थी सोशलिज्म की, हमने उसको थोड़ा सा वजन कम देना स्टार्ट कर दिया। 1991 के अंदर हमने एलपीजी को अडोप्ट कर लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हमने अपने दरवाजे खोल दिए। लाइसेंस राज खत्म कर दिया, जो अभी तक कंपनीज खोलने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन, लाइसेंस लेना पड़ता था, अब हमने वो ख़त्म कर दिया। और दुनिया भर की कोई भी कंपनी भारत के अंदर आ सकती थी और कंपनीज खोल सकती थी। सीधे शब्दों में बताऊं तो कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ और कोई भी कंपनी आओ और भारत के लोगों को रोजगार दो। तो इस तरीके से दोस्त यहाँ पे इसका वैश्वीकरण का महत्व बढ़ता चला गया। इसके कुछ अपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, जैसे कि अमीर अमीर और गरीब गरीब होता चला गया। इस वजह से काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर कल्चर्स को लेकर भी इसके अपोज किया गया, कल्चर खत्म होते जा रही है, वेस्टर्न कल्चर हमारे कंट्री में पूरा फैलता जा रहा है। तो वैश्वीकरण के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर मैंने आपको आयाम भी समझाया है। आयाम का मतलब होता है सिंपल, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके जितने भी टाइप्स है सारे बताना है, जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, 4 डायमेंशन इसके जो सबसे मेन डायमेंशन है। ठीक है। इकोनॉमिक में हम खुले रूप से व्यापार कर सकते हैं, पॉलिटिकल में एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर प्रेशर होता है, एंड सोशल में हमारी सामाजिक जो परंपरा रही है, जो ट्रेडिशन है, वो पूरी खत्म सी हो गई है। आज हमारा जो पहनावा है खत्म हो गया दोस्त, पूरी कल्चर में हमारी बोलचाल, लैंग्वेज, खान पीन सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो ये हिंदी अगर हम देखें तो ये किसका इफेक्ट रहा है, ये वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट रहा है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरा हम सिलेबस पे आते हैं, उसमें से आपको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ समझाता हूँ। ये हिंदी मीडियम वाले हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अब जरा दोस्त यहाँ पे थोड़ा फोकस करके देखना आप, यहाँ पे जो मेन मेन है आपका। अब सबसे फर्स्ट यूनिट देखिए, जिसके अंदर बताया गया आपको अल्जीरिया और इंडोनेशिया के अंदर वी उपनिवेशवाद। वी उपनिवेशवाद का मतलब होता है डी कोलोनिज्म, दैट मीन्स
आज़ादी के लिए संघर्ष हुए हैं यहाँ पे। आज़ादी के लिए जैसे भारत ने भी संघर्ष किए हैं लगभग 200-250 साल गुलाम रहने के बाद। तो इसी तरीके से अल्जीरिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कोरिया, वियतनाम, सब ने कहीं ना कहीं दोस्तों मुसीबतें झेली है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको दिया गया है एक नई विश्व व्यवस्था, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें आपको अल्जीरिया और इंडोनेशिया को पढ़ना है। अल्जीरिया के ऊपर क्वेश्चन आना 100% है। सेकेंड यूनिट के अंदर जो आपसे पूछा गया है कोल्ड वॉर, इसको मैंने आपको बता दिया, जो इसके फेजेस वो एग्जाम में आते हैं। प्लस इसके अंदर कोरिया और वियतनाम पे पूछा गया। देखो कोरिया में हुआ क्या था कि 1950s में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि कोरिया दो हैं। और नॉर्थ कोरिया के अटैक करने के बाद ये दोनों लड़ाई स्टार्ट हुई, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों शामिल हो गए। इस तरीके से कोरिया यानी कोरियन वॉर चला। एंड वियतनाम वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% दोस्त क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, मेरी आप ये वाली वीडियोस को देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने विजुअल तरीके से समझाया हुआ है आपको वियतनाम वॉर। तो दिक्कत आप सबकी ये है ना कि जब तक आपको मैं सब कुछ एक जगह ला कर दूँ नहीं तो देखोगे नहीं यार। थोड़ा अपना आप भी ढूंढा करो यार। ये वीडियो मेरी लगभग 10 महीने पहले अपलोड है। मुझे नहीं लगता कि आपने ये मेरी वीडियोस देखी हुई होगी। वियतनाम वॉर आप सर्च कीजिए, वियतनाम मनीष वर्मा, इजली ये वीडियो आ जाएगी। अमेरिका की हार, वियतनाम वॉर, मैंने बहुत तगड़े तरीके से समझाया हुआ है इसके अंदर। तो इस वाले वीडियोस को मेरे टेलीग्राम में दे दूंगा, प्लीज़ इसको देख लेना यार, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया। एंड अल्जीरिया आपको मैं अभी पहले समझा देता हूँ, अल्जीरिया में क्या था भाई ऐसा, तो आपको समझ में आ देखो। एंड जब हम बात करते हैं पहले साम्राज्यवाद की, ठीक है, इम्पीरियलिज्म की, ठीक है। देखो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर देश पर अपना आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करे, तो हम कहते हैं उसको कि भाई वो साम्राज्यवाद बन गया। यानी कि जब कोई भी पावरफुल कंट्री किसी वीकर कंट्री को अपना गुलाम बना ले, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल तरीके से, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे इम्पीरियलिज्म। एंड अगर यहाँ पे हम कंडीशन को देखा जा रहा है एक बार, जो वी उपनिवेशवाद है, देखो सिंपल हम वी यहाँ पे हटा देते हैं, पहले डी हटा देते हैं यहाँ से। डी कोलोनिज्म जो है ना, ये देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं, फिर हम बात करते हैं पहले कोलोनिज्म से। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश को गुलाम बना लेना। लेकिन जब हमें वी लग गया, वी उपनिवेशवाद, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई कंट्री गुलामी की प्रथा से हट रहा है, दैट मीन्स वो आज़ाद हो रहा है। तो यही स्टार्टिंग होती है 1930 से लेकर 2000 सन 2000 तक, क्योंकि बीच में भारत भी आज़ाद हुआ है, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ है, म्यांमार भी आज़ाद हुआ है, काफ़ी सारे कंट्री आज़ाद हुए हैं, वियतनाम भी आज़ाद हुआ है। तो इन सभी, अल्जीरिया वगैरह, बहुत सारे कंट्री आप खुद से देखिए दोस्त, लगभग 1945 से लेकर 1950 के बीच में दुनिया में लगभग 100 कंट्री आज़ाद हुए थे, 100 कंट्री आज़ाद हुए थे। तो यहीं पे ये पूरी घटना है। क्वेश्चन से पूछा गया आपसे, अल्जीरिया पूछा गया है, तो अल्जीरिया के बारे में पहले आपको बताना है यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, जहाँ पे अल्जीरिया की बात है। ये कि अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, और इसके आस पड़ोस में मोरक्को है और ट्यूनीशिया है, ये थे, ठीक है। और हुआ कि दोस्त कि फ्रांस ने अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, इन तीनों को एक साथ ही कब्जे में ले लिया, यानी कि अपना गुलाम बना लिया। और ये तीन कंट्री ऐसे कंट्री जहाँ पे इस्लाम धर्म को लोग मानते हैं, उनकी भाषा अरबी है। मोरक्को और टूनिसिया आगे चल के आज़ाद हो गए थे, यानी कि कुछ मामलों में ये फ्रांस के अधिकार में थे, यानी कि फ्रांस का गुलाम अफ्रीका के कंट्री अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिसिया हुआ करते थे, जिनमें अल्जीरिया पे लंबे समय तक फ्रांस का दोस्त अधिकार रहा। तो अल्जीरिया के ऊपर पूर्ण रूप से फ्रांस का अधिकार था। 1956 में मोरक्को और टूनिसिया को स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन अल्जीरिया को बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दोस्तों संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं मैंने कि संघर्ष के कौन कौन से रीजन्स थे मेन में, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फ्रांस का अल्जीरिया पे आक्रमण कर दिया गया था 1830 में, क्योंकि हुआ ये कि हमेशा से चाहता था कि अल्जीरिया की जो भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, उसका फ़ायदा उठाइए, और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है उन सबको ये अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके फ्रांस। देखो फ्रांस बड़ा तेज था यार, शुरू से ही तेज रहा है। इसने नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को शुरू से गुलाम बना के रखा, जिसको हम देखिए दोस्त, इधर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जिसको हम इंडो चाइना भी कहते हैं। इंडो चाइना को दोस्त इसने गुलाम बना के रखा, पूरी जीना आराम कर दिया था फ्रांस ने। तो कई बार इसका ब्रिटेन ने भी साथ दिया, तो हालत पूरी ख़राब हुआ करती थी यहाँ की, ठीक है। एंड तो इस तरीके से आक्रमण किया और अल्जीरिया को गुलाम बना लिया। नेक्स्ट क्लोन, क्लोन किससे कहा जाता है भाई? क्लोन उसे कहा जाता है जो है तो यूरोपियन, लेकिन वो रह रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, और अफ्रीकन कंट्रीज में रहकर फुल मज़े उठा रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब करके फुल फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको क्लोन कहा जाता था। और जो वहाँ के जो रीजनल लोग हैं उनको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको कोई राइट्स दे नहीं रहे हैं, तो क्लोन के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था, ठीक ये यूरोपियन और है अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहे, जैसे अल्जीरिया वगैरह के अंदर, ठीक है। तो इनकी आबादी लगभग दोस्तों मान सकते हो 10 लाख आबादी के अंदर 1 लाख आबादी इनकी क्लोनों की हुआ करते थे, ठीक है, अल्जीरिया के अंदर।
एंड फ्रांसीसियों का अल्जीरिया में ज़मीन पर अधिकार हो गया, इन्होंने कई ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरीके से फ्रांसीसियों के द्वारा दोस्त अत्याचार करने स्टार्ट हो गई इस पे अल्जीरिया के लोगों के ऊपर। एंड सरकार की प्रक्रिया की हम बात करें तो अल्जीरियन, ओरान और कॉन्स्टेंटिन, 3 क्षेत्रों में पूरा अल्जीरिया को दोस्तों डिवाइड कर दिया गया था और पूरे जगह पे अफ्रीका के अंदर फ्रांस चाहता था कि बस उसका ही बोलबाला हो। लेकिन दोस्तों हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अल्जीरिया का योगदान ये हुआ कि अल्जीरिया के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 1,70,000 लोगों ने अल्जीरिया के जो आर्मीज थी, जो अल्जीरिया की जो आर्मी थी, उन्होंने फ्रांस की सेना में भर्ती हुए और फ्रांस की तरफ से उन्होंने लड़ाई करी। जैसे कि हमने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर दोस्त हमने हमें ब्रिटेन का साथ दिया था और ये शर्त पे थी हमारी कि हमें वो आज़ादी दे देगा, बट ऐसा कुछ किया नहीं उसने। तो इससे अल्जीरिया के साथ भी यही धोखा मिला जैसे हमें भी मिला था। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे घटनाएं हैं। 1926 में इलेक्शन हुई, संगठन बनाए गए, है ना। एंड फरहात अब्बास यहाँ का एक शक्तिशाली नेता उभरा जिनको लगा था कि नहीं भाई ये हमें बंदा आज़ाद करवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे चल के बहुत बड़ी दोस्तों घटना यहाँ पे खड़ी हो गई। ठीक है, ये सारे यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स वगैरह अवेलेबल है। नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों मेन जो इनका काम था वो ये चाहते थे कि इस्लाम के अंदर सुधार करना, प्लस इस्लाम जो है पूरी अल्जीरिया में इसकी स्थापना करना चाहते थे। अंधविश्वास को दूर करवाना चाहते थे, जिन अब्बास के बारे में बता रहा हूँ मैं। एंड आधुनिक उपायों को अपनाना चाहते थे। ठीक है, एंड इस तरीके से इन्होंने चाहा कि फ्रांस को किसी भी तरीके से यहाँ पे तो निकालना है, तभी हम यहाँ पे जो जातियाँ हैं जो हम पे अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो सकती है। और फाइनली दोस्तों एंड में जाके काफ़ी संघर्ष किया गया, यहाँ पे कई लोगों को मारा गया। MLF का मानना था कि ऐसे राज्यों की स्थापना की जाए जहाँ पे देखो संघर्ष तो होना ही था। जब भी कोई देश गुलाम होगा उसके लिए बिना मेहनत करे या बिना संघर्ष करे तो आज़ादी मिलने जाती है, और ये हमें अच्छा खासा इसका अनुभव है। हमने भी दोस्त अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सब हमने देखा है। ठीक है, लेकिन काफ़ी दोस्तों संघर्ष करने के बाद भी फ्रांस से इसको आज़ादी नहीं मिल रही थी, लेकिन बीच में कई इसको उतार चढ़ाव देखने मिले। लेकिन दोस्त एंड में जाके जब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के द्वारा, एंड जिसको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चे नाम से जानते हैं, इन सभी के द्वारा दोस्तों कॉलोनों को मार मार के भगाया गया और अल्जीरिया को छोड़कर भाग गए ये कॉलोन, यानी कि जो यूरोपियन लोग थे। और अंत में जाके 3 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को आज़ादी मिल गई फ्रांस से। क्लियर है यहाँ पे, ये सारे हमारे पॉइंट्स है सारे, और इस तरीके से हमारा खत्म होता है ये। बात अगर करते हैं हम इंडोनेशिया की, तो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशिया नामक एक कंट्री बना है, जहाँ की मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और लगभग 25.5 करोड़ की यहाँ की आबादी है, और इस तरीके से चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला ये देश है। ये पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री मतलब सब अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, जिसको हम आसियान के रूप में भी जानते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, 5 कंट्री को हम कहते हैं ना ये संस्थापक कंट्री जिन्होंने इसको बनाया था। अब तो दोस्तों इसमें 10 कंट्रीज है, लेकिन 5 कंट्री का ये अर्थव्यवस्था में इंडोनेशिया की सबसे भयंकर, मतलब ये मस्त इसकी इकोनॉमी है। इंडोनेशिया पे दोस्तों डचों का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, दबा के दोस्तों इन्होंने अपना राज किया है दुनिया के अंदर, डच वगैरह ने, फ्रेंच ने, ब्रिटेन ने, पुर्तगालियों ने। ठीक, तो इसका यहाँ पे अधिकार हुआ करता था, लेकिन एंड में जाकर अगर देखा जाए तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसको भी, और फाइनली 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया आज़ाद हो गया। और इस तरीके से 27 दिसंबर को राष्ट्रीय क्रांति के रूप में मनाया जाता है इंडोनेशिया के अंदर। क्लियर है यहाँ पे, एंड इंडोनेशिया भी हो गया हमारा। शीत युद्ध दोस्तों मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मेन मेन इसके पॉइंट्स यहाँ पे। और शीत युद्ध के मैंने आपको कारण बताए कि कारण आपके एग्जाम्स में आता है, प्लस या आपसे जो फेजेस है, इसको जो फेजेस जो इसके चरण है ये पूछा गया। जैसे कि जो का फर्स्ट जो फेज है वो 1947 से लेकर 1950 के बीच में है। इनके सारे पॉइंट्स वगैरह दे दिए कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे। सेकंड फेजेस, थर्ड फेजेस हो गए इसके, ठीक है, एंड फोर्थ फेजेस हो गए इसके, एंड फिफ्थ फेजेस हो गए, सिक्स, और कहीं कहीं सिक्स कहीं सेवन्थ है, तो सिक्स भी लिख सकते हो आप, चलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हमारे हो गए। एंड कोरियन वॉर आपको बता दिया मैं 1950 और 1953 के बीच में हुआ था। टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी लेके आप नोट्स को फिर जल्दी से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बार दोस्त मैं आपको इंडेक्स में ही आके फटाफट समझा देता हूँ। इंडेक्स में आइए एक बार, जल्दी से एक बार जल्दी से समझ लीजिए कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो करने हैं आपको। मैंने आपको दोस्तों यहाँ तक तो हमारा पूरा हो ही गया। देखो पर्यावरण आंदोलन के रूप में आपको चिपको आंदोलन करना है दोस्तों। 100% क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। चिपको आंदोलन जो पेड़ से चिपक गए थे उत्तराखंड में दोस्त, किस तरह से 1973 के अंदर, मतलब कि टिहरी गांव से स्टार्ट हुआ पर उत्तराखंड में फैल गया, और देखते देखते दुनिया भर के लोग इससे इंस्पायर हुए। किस तरीके से महिलाओं ने पेड़ ना काटने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया, पेड़ों से चिपक गए। ये अपने आप में दोस्तों एक है ना दुनिया भर को देशों को मिसाल देता है ये। एंड अमेजोन और भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, एंड चेरनोबिल। तो इन सभी में से चिपको आंदोलन और चेरनोबिल और भोपाल गैस त्रासदी, तो इनमें से दोस्तों को एक आने वाला है।
लेकिन पढ़ना आपको तीनों ही है। क्लियर है यहाँ पे। एंड पेरिस के अंदर 1968 के अंदर दोस्तों आंदोलन हुआ था, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पेरिस वाले पे हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैंने दोस्तों हिंदी मीडियम में नोट्स दे दिया आपको पेरिस वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, प्लीज़ सारे ज्वाइन जरूर हो जाना उसके अंदर। तो ये मैं आपको दे दूंगा। हुआ क्या था दोस्त पेरिस के अंदर, वहाँ पे जो करप्शन चल रहे थे, प्लस ये जो यौन स्वतंत्रता की सबसे बड़ी मांग कर रहे थे, यानी कि जेंडर जो फ्रीडम है ये इसकी मांग कर रहे थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लस आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब अगर बच्चे खड़े हो जाते हैं तो बवाल आ जाता है, अच्छे अच्छे सरकारें गिर जाती है वहाँ पे तो यार। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था एंड जेंडर फ्रीडम थी, इन सब की डिमांड को लेकर ये चलाया गया और बहुत तेज़ी से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ। तो ये मैं आपको नोट्स यहाँ पे दे दिया है, इसके लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा है इसके अंदर, एंड जो दोस्तों आपको करना है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। लोकतंत्र के लिए आंदोलन, अरब स्प्रिंग। देखो अरब स्प्रिंग क्या है, जो भी अरब देश हैं जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इस मिस्र हो गया, है ना, सीरिया इराक ईरान हो गया, इन सभी देशों के अंदर हुआ क्या कि जो करप्शन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। तो करप्शन को लेकर एंड जो मेन जो गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं थी। गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो गवर्नमेंट को लेकर एंड सस्टेनेबल जो गवर्नमेंट है उसको लेकर, प्लस करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही थी, इसको लेकर इन सभी अरब कंट्रीज के अंदर क्या हुआ, संघर्ष चलाया गया, यानी कि आंदोलन हुए। और इसी आंदोलन के अंदर जब सभी देश ये जुड़ गए तो एक स्प्रिंग की तरह जुड़ गई है, इसलिए इसको ये अरब स्प्रिंग के नाम से कहा गया। तो दोस्त बहुत तेजी से अरब स्प्रिंग आंदोलन चलाइए। अब मेरी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है अरब स्प्रिंग के ऊपर। आप सिंपल दोस्त अगर यूट्यूब पे आते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो अरब स्प्रिंग तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, अरब स्प्रिंग। आप यूट्यूब पे आइए और मनीष वर्मा प्लीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा और आपको सबसे ऊपर ये देखिए दोस्त अरब स्प्रिंग क्या है, मेरी वीडियो आपको मिल गई। तो इसके लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, ताकि आपको ये याद आ जाए और आप भूलो ना ये। ठीक है, और आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखना जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अरब अरब स्प्रिंग भी हमारा हो गया यहाँ पे। एंड इसके बाद हमारे जो मेन है सिनेमा और डिजिटल मीडिया से एक क्वेश्चन आपका आता है। अगर दोस्त आप जो थर्ड यूनिट इस पूरे यूनिट को छोड़ दो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो ही करना, बाकी सिर्फ आप फर्स्ट यूनिट के और सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस को ही सिर्फ करना जो जो मैंने आपको बता दिया है। फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट ए पॉइंट करना है, बी पॉइंट करना है और डी पॉइंट करना है। इसके अंदर दोस्तों ए पॉइंट करना है, बी पॉइंट करना है और सी में से शॉर्ट नोट्स आता है और जो नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर हुआ है, नागरिकों के अधिकारों के लिए, प्लस डी पॉइंट दोस्तों कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, पूरे पेपर में दोस्त आप इजीली पास हो जाओगे। नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जिस पे आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे सारे नोट्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल थ्योरीज के भी हैं, सारे नोट्स यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड आफ्टर 1945 हिस्ट्री के। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आके पेमेंट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सिंपल दोस्तों आप सारी पीडीएफ को पढ़ लीजिए, जो जो आपको चाहिए। जैसे मान लो हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसको सिंपल रीड आउट कर लीजिए। पूरा पेपर आपके इस नोट्स में से ही आने वाला है। क्लियर है दोस्त, टाइम की कमी की वजह से दोस्त कल ही पेपर, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ा, ताकि कुछ तो बता दो यार, ना कुछ बताने से अच्छा कुछ बता दो जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी जगह आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पे मिलते हैं जिससे कि आपको मैं पास कर पाऊँ और आगे ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन के अंदर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर पूरे ग्रेजुएशन में आपकी हेल्प करूँ। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।